वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आपके लिए सीबीएसई क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दोस्तों ये सेट ए है। आज इसमें हम कवर करने आ रहे हैं एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 2 दैट इज़ एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूटी टेस्ट में एज वेल एज एनुअल एग्जाम में। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज जो बच्चे आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एक ही जगह पे आपको कुछ आपको जस्ट क्वेश्चन का एक जस्ट मिल जाएगा जिससे कि आप फर्दर आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम सारा टॉपिक को समराइज़ करेंगे और हर टॉपिक को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको उसका डेप्थ पता चल जाए। चलिए तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपके सामने क्वेश्चन आता है कि द ऑक्सीजन इज डायटोमिक, तो ओजोन क्या होगा। दोस्तों मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा डायटोमिक, मोनोटोमिक और पॉलीएटोमिक। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने कि अगर ऑक्सीजन डायटोमिक है तो ओजोन क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जब वो नेचर में पाया जाता है तो वो मॉलिक्यूलर स्टेट में पाया जाता है, दैट इज़ O2। और जहाँ पे दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं उसको कहते हैं हम डायटोमिक। तो ओजोन का जब तक आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप ओजोन के बारे में कि वो मोनो है, डाई है कि ट्राई है या पॉली है क्या है वो नहीं बता पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इसको फटाफट अपने नोट्स में आप लिख दीजिए कि हाँ ऑक्सीजन O2 दैट इज अ डायटोमिक एंड ओजोन दैट इज अ O3 इट इज़ अ ट्राई एटोमिक। ठीक है, तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ट्राई एटोमिक। ठीक है, टेट्रा होता है दोस्तों 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ अ एलिमेंट एक्स इज 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। द एटॉमिक मास एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट इज। आपको सिंगल एटम का मास दे दिया है, आपको बताना है उसका एटॉमिक मास क्या है एज वेल एज द नेम ऑफ ए एलिमेंट। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है दोस्तों, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 16U। 16U इज़ एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अभी आपको पीछा देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने देखा था, इसका एटॉमिक मास देख लिया। अब एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 8। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दोस्तों वो होती है 2,6 जिसकी वैलेंसी है 2। नाउ अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। द एलिमेंट एक्स हैज़ अ वैलेंसी इक्वल टू 3। अगर कोई एलिमेंट एक्स है जिसकी वैलेंसी है 3 तो व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर विथ व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला विद द कार्बोनेट आयन। दोस्तों वैलेंसी 3 है तो कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी -2। अब बताइए अगर इसकी -3 है -2 है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये आप तभी बता पाएंगे जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आप एक फॉर्मूला के डिज़ाइन ढंग से सीखा होगा आपने या आपने किया होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि एलिमेंट्स की जस्ट नीचे हम उसकी वैलेंसी लिखते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको मिलता है X2CO3 का 3 मतलब ब्रैकेट में। और आप ये जानते हैं कि पॉली एटॉमिक आयंस की जो भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो उनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हम प्रीफिक्स में नंबर्स लिखते हैं सफिक्स में, उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि X2CO3 3। ठीक है, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ। अब किसके साथ, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका बोथ बी और सी, और बी और सी को बोथ पढ़ने के लिए आपको पहले ऑप्शन बी और सी देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, और लास्ट वन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोस्तों इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको दोनों चीज़ चाहिए, वॉल्यूम भी और मास भी, लेकिन वो मास होगा कांस्टेंट प्रपोर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आपको यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए 6.03 10⁻23 एटम ऑफ N2, फिर सेम है मॉलिक्यूल ऑफ N2, एंड थर्ड ऑप्शन है 12.046 × 10⁻23, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है एटम ऑफ N2। ठीक है, फिर लास्ट है डी ऑप्शन 28 ग्राम ऑफ N2। दोस्तों द आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ N2। ये है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आपको एलिमिनेशन करना भी आना चाहिए।
तभी आप फर्दर क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, वो होती है वैलेंसी। तो ऑप्शन नंबर 1, ना ही एटॉमिसिटी होती है, ना ही एटॉमिक नंबर होता है, ना ही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमें वैलेंसी का पता चलता है, लेकिन कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं, और ये आपको पता होगा। और एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी है द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन एन कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ना सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हुआ है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ द गोल्ड। गोल्ड एक एलिमेंट है ना, आप हर जगह पहचानते होंगे उसको, लेकिन उसका सिंबल क्या है दोस्तों? उसका सिंबल ना ही GD है, ना ही GE है, ना ही GO है, उसका सिंबल है AU। ठीक है, तो जी गोल्ड के फर्स्ट लेटर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। कई सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका नाम उनके लैटिन वर्ड से आते हैं, एब्रिविएशन की जाती है। ठीक है, नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करना है दोस्तों। जब तक आपको इस पर्टिकुलर एलिमेंट पोटेशियम और नाइट्रेट, पोटेशियम क्या है? एक कैटायन है, और नाइट्रेट क्या है? एक पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो इन दोनों का आपको जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा, जब तक सिंबल नहीं पता होगा, तब तक आप उसकी फॉर्मूला को नहीं डिराइव कर पाएंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला है KNO3, क्योंकि जो कैटायन है पोटेशियम, उसकी वैलेंसी +1 होती है, और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है? -1। तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर KNO3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये क्या नाम है, जो 3 आपको रेस्ट एलिमेंट दिए हुए हैं, सिंबल दिए हुए हैं, फॉर्मूला वो नहीं होगा ना। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम? सोडियम का जो सिंबल होता है Na। जैसे कि मैंने आपको IUPAC में सिखाया था कि जो सोडियम है उसका जो सिंबल है वो Na है, लेकिन उसके ये फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर से नहीं आया है दोस्तों, वो आया है नाइट्रियम, जो कि लैटिन वर्ड से आया है नाइट्रियम। ठीक है, उसका Na वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट हैं जिनका फर्स्ट लेटर आपको नहीं मिलेगा, वो लैटिन वर्ड से ही उनका फर्स्ट सेकंड अल्फ़ाबेट को लिया जाता है सिंबल के तौर पे। ठीक है, नाउ विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एन एटम? एटम के लिए ट्रू नहीं है। द एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये वाला ऑप्शन क्या सही नहीं है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। क्या ये भी सही नहीं है। द एटम्स आर ऑलवेज सेंट्रल न्यूट्रल इन द नेचर। ये भी सही नहीं है। आपको बताना है द एटम्स एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। ये बताना है। तो आपको इनमें से ये ढूंढ के बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एटम के लिए कहा जाने वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत कह रहा है। क्या? कि जो एटम है वो एग्रीगेट करते हैं लार्ज नंबर में टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। ना ही आप एटम को टच कर पाते, ना ही फील कर पाते, ना ही आप देख पाते हैं एटम को। तो ये पूरा कहना गलत है। हालांकि जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट है A, B और C, ये आप मान के चलिए कि 100% भी तो नहीं, लेकिन 99% तक कुछ ऑप्शंस आपके सही हैं और कुछ ऑप्शन 100% सही हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन वॉज गिवन बाय। अब दोस्तों मैंने आपको ईयर के साथ ही बता रखा था कि दोनों में से कौन सा किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में दिया था। तो कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला है दोस्तों, वो दिया था प्रॉस्ट ने। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो दिया था दोस्तों लॉवेरिसन ने। तो ये दिया था 1979 में, और ये जो प्रॉस्ट ने दिया है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये दिया था 1974 में। सॉरी, वो दिया था 74 में और ये दिया था 79 में। तो आप उसको बाकायदा अपने नोट्स में लिखते रहिए क्या दिया था, किसने दिया था, और अकॉर्डिंग टू द लॉ भी आप लिखिए, पूरा लॉ की स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट अ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मोलर मास या नन ऑफ द अबव। दोस्तों एटॉमिक वेट वाला किसने दिया था, एटॉमिक मास वाला, मोलर मास वाला। अब आपको स्किप करना है, दैट इज़ अ स्किप बोल दो, आपको करना है एलिमिनेट। इनमें से आप एलिमिनेट करिए कौन सा किसने नहीं दिया था। तो क्या वेट के बारे में डाल्टन ने बताया था? नहीं दोस्तों, उन्होंने बताया था एटॉमिक मास के बारे में, जिसमें उन्होंने दिया था कार्बन C12 आइसोटोप्स के यूज़ करते हुए उन्होंने अपने पूरे के पूरे 6 पोस्टुलेट्स बताए थे। हालांकि इनके पोस्टुलेट्स में 3 शॉर्टकमिंग्स थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिएगा और फटाफट अपने नोट्स में 6 के 6 पोस्टुलेट्स फटाफट शॉर्टकट में या थ्योरेटिकल जैसे भी आपको लिखना हो लिख दीजिए तुरंत। ठीक है, और जो आपके इसके ड्रॉबैक है वही फर्दर आके अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो पोस्टुलेट बन जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास के बारे में डाल्टन ने दिया था। नाउ एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है दोस्तों, वो है
12। तो कार्बन C12 का ही यूज़ करके एटॉमिक मास निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन 12 ही मास होता है, एटॉमिक मास होता है कार्बन का। ठीक है, तो ये है दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप ये वेल नोन होंगे कि कार्बन को 12 आइसोटोप्स का क्यों यूज़ किया गया है एटॉमिक वेट के लिए। दोस्तों आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये फ्रीली अवेलेबल है। कार्बन का जो 12 आइसोटोप्स होते हैं ये फ्रीली अवेलेबल है नेचर में। कार्बन आपका कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। दोस्तों कार्बन आपका इतना अबंडेंट अवेलेबल है, वो फ्रीली किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो इसीलिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ एक लाइक देकर ज़रूर बताइएगा, और मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहे हैं, और आशा करता हूं कि आप एक वैल्यूएबल और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर हाँ आपकी मेहनत, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, उसका आंसर ढूंढने में और बताने में आप लोग को। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड से यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में।